क्या आप जानते हो कि हमारे पास ये क्या है? यस, दिस इज बनाना। और आपको पता है बनाना के अंदर क्या होता है? बनाना के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर सबसे ज्यादा जो होता है आयरन होता है। और आपको पता है आयरन कितना इंपॉर्टेंट है? क्या नहीं होता है इसके अंदर आयरन? तो अगर आपको लगता है कि नहीं होता है तो हम साइंस पढ़े तो हमें साइंटिफिकली बताना पड़ेगा इसके अंदर आयरन होता है। चलो फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर आयरन है या नहीं। तो ये रहा आपका बनाना। तो मैंने बोला था इसके अंदर आयरन होता है, तो अब हम इसको आयरन को निकाल के बताइए। देखो इसके अंदर से आयरन निकल रहा है, ये देखो, ये देखो, ये हमारा कितना आयरन है। तो अगर आप भी सारे बनाना खाओगे तो आपकी बॉडी इसी आयरन की तरह क्या होगी? ताकतवर होगी। देखो कितना न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर। ओके, तो ये आयरन किससे निकला? इसमें से। इसका मतलब कि ये जो है बनाना, इसके अंदर बहुत सारा आयरन होता है। तो सभी बच्चों को बनाना अच्छी तरह से खाना चाहिए। आप जानते हो ये क्या है? बिल्कुल आलू ही बोलते हैं इसको, लेकिन इसको पोटैटो का भी नाम देते हैं और इसको सोलेनम ट्यूबरोसम भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम जो इसका। लेकिन ये तो पता ही है, लेकिन ये हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो देता ही है। लेकिन सबसे खास चीज जो मैं आपको बताने आया हूँ कि इसकी मदद से आप लाइट भी चला सकते हो। हाँ जी, बल्ब तक चला सकते हो। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो बल्ब चलाने में मदद करते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब में हमने देखा होगा। तो आज मैं भी आपको साइंटिफिकली बताऊंगा कि ये किस तरह से बल्ब को चलाता है। ओके, तो ये रहा आपका पोटैटो और ये रहा बल्ब। तो देखते हैं कि कैसे ये बल्ब जलाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी पील ऑफ कर रहा हूँ। ओके, तो जब मैंने इसको पील ऑफ किया तो ये आपका पोटैटो रहा, और ये पोटैटो है और ये बल्ब। तो हम देखते हैं क्या ये चलेगा। वाओ, तो ये देखो, तो मैंने भी क्या कर दिया, बल्ब को चला के बताया जो आपको यूट्यूब में दिखाते हैं। तो अब आपने बताना है कि ये पोटैटो में कैसे चला है। ओके, तो आप देख ही रहे हो ये क्या है। तो दिस इज कॉल्ड गार्लिक। और आपको पता होगा कि जो गार्लिक है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे बीपी को कंट्रोल, हमारी कोलेस्ट्रॉल को करता है। लेकिन एक जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, शायद वो फैक्ट आपको पता ना हो कि जो लोग गार्लिक खाते हैं शायद मॉस्किटो उनके पास कम आएंगे या फिर नहीं आएंगे, है ना एक फैक्ट। आपको पता है कि जो स्वीट पोटैटो होता है उसका पोटैटो के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो फिर हम क्यों बोलते हैं उसको पोटैटो? क्योंकि वो पोटैटो की तरह लगता है, उसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है, इस कारण हम उसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं। बट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। डू यू नो आई लव दिस वेजिटेबल। और आपको जानते होंगे कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये फंगस फैमिली से बिलोंग करता है। और जो ये हमारा मशरूम है ये बहुत ही लोग पसंद करते हैं, लेकिन दुख होगा उन लोगों को जिनको कैंडिडा की डिजीज है, क्योंकि जिनको व्हाइट स्पॉट पड़ते हैं शायद उनको ये नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज उनको वो बीमारी और बढ़ जाएगी। तो बताइए ये क्या है? तो आपको पता है ये क्या है? ये लेमन है, सिट्रस फैमिली का एक मेंबर है ये। लेकिन आपको इसकी शक्ति का नहीं पता, आपको इसकी पावर का नहीं पता। तो ये लेमन जो होता है ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करता है। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी को, वो विटामिन सी देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन इसके अलावा हमारी बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करने का काम भी इसी का है। Welcome to all of you in DSEJ home classes. I am Harpreet Singh, teacher of biology. तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी आज मैंने आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बताए, तो ये कैसे बनते हैं, कहाँ पे बनता है, कौन इसको बनाता है और कौन इसको खाता है, ये सब हमारा एक टॉपिक है। उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज हम, और उस टॉपिक का नाम है दैट इज न्यूट्रिशन इन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स होंगे जो हम यहाँ पे डील करेंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हमें न्यूट्रिएंट का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो जो यहाँ पे लिखे हैं ये सारे आपके सब टॉपिक हैं। तो न्यूट्रिएंट का पता होना चाहिए, न्यूट्रिएंट क्या है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि अगर न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, तो कितने मोड हैं, दैट इज
टू मोड है हमारे पास, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक में भी हमारे पास कैटेगरीज आती हैं कि प्लांट ने अगर खाना बनाया तो कैसे बनाया है, क्योंकि बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं। कोई ऑर्गेनिज्म सनलाइट की मदद से बनाता है और कोई ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी की मदद से बनाता है, तो वो भी हम कैटेगरी को देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, बोर्ड पे समझाऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद बोर्ड पे भी इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद जब हमने ऑटोट्रॉपिक के अंदर भी पढ़ लेंगे, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस, फिर हम जाएंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग, उसमें बहुत सारी हमारे पास कैटेगरीज आती हैं। मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इसको हम, जैसे यहाँ पे लिखा है, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक में सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज होलोजोइक, फिर आता है पैरासिटिक, फिर आता है सैप्रोफिटिक। और होलोजोइक की भी आगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे हम पढ़ते हैं इसके अंदर, दैट इज हमारे पास आता है हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, डिट्रैक्टिवोर्स, स्क्वेंजर्स, पाइसिवोर्स, ओके। सो ये कैनिबल्स, सो ये हम सारे के सारी टाइप्स भी पढ़ेंगे, डिटेल में बताएंगे आपको, कराएंगे आपको किसके अंदर, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से प्लांट अपना खाना खुद तैयार करते हैं। तो वो सिर्फ हमें एज ए थ्योरेटिकल नहीं देखना है, प्रैक्टिकली देखना है कि प्लांट कौन कौन से इनका रॉ मटेरियल होगा, कौन सी एनर्जी इनको चाहिए होगी, कहां पे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, किस जगह पे ये पूरा प्रोसेस होता है, ये सब कुछ हम इसी सब टॉपिक के अंदर ही क्लियर करेंगे। तो आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना है लास्ट तक इस वीडियो में, और पूरे इंटरेस्ट से हमें इसको देखना है, और कोशिश करनी है कि जो मैं आपको बीच में स्टोरी सुनाता हूँ, वो सुनाने का मकसद मेरा ये होता है, क्योंकि हम कोई भी चीज को रिटन फॉर्म में ब्रेन में नहीं रख सकते, क्योंकि जो भी चीज हम रिटन फॉर्म में रखते हैं वो हमें थोड़ी देर के बाद बोलना शुरू होती है, लेकिन जब हम उसी की कहानी, उसी की स्टोरी, उसी की कोई फिगर या डायग्राम अपने दिमाग में रखते हैं, तो वो हमें 100 साल तक नहीं बोल सकती। इसी तरह से जो मूवी आप 10 साल 20 साल पहले देखते हो वो नहीं भूलती। इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी टॉपिक चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हो, उन चीजों को आप अपने ब्रेन में एक डायग्रामेटिकली डायलॉग के बेस पे रखो, जो मैं आपको करवाते रहता हूँ एज ए फन वे में। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा टॉपिक जो न्यूट्रिएंट का मीनिंग क्या होता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन है क्या? सो न्यूट्रिशन वर्ड जो है वो ड्राइव किया गया है वर्ड न्यूट्रिएंट से। कहां से? मैं थोड़ा बेसिकली बताऊंगा आपको, न्यूट्रिएंट वर्ड से। और बोला जाता है कि ये वर्ड जो होते हैं ये ड्राइव किए गए हैं ग्रीक और लैटिन से। सो यही क्वेश्चन आ गया पहला, हम ग्रीक या फिर लैटिन से ही मीनिंग या कोई भी वर्ड क्यों लेते हैं? व्हाई ऑल द वर्ड्स मोस्टली ड्राइव फ्रॉम द लैटिन और द ग्रीक लैंग्वेजेस। सो द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं ग्रीक और लैटिन से आते हैं, जो भी उनका मीनिंग जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। मीनिंग जो होता है उसका रिमेन सेम। पहली बार ये याद रखनी है, क्योंकि बड़ी बार बच्चे पूछते हैं हमें कि सर हर चीज को हम लैटिन या ग्रीक से क्यों लेते हैं? तो ये न्यूट्रिएंट वर्ड भी यहीं से आया है, तो इसलिए लेते हैं क्योंकि वहां से ग्रीक और जो लैटिन लैंग्वेज है ये डेड लैंग्वेजेस होती हैं। कौन सी लैंग्वेजेस है? डेड लैंग्वेजेस। और जो डेड लैंग्वेजेस होती हैं उनकी जो मीनिंग होता है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। जैसे कि अब मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, हम प्याज की बात करते हैं। अगर हम प्याज को बोलें, हम डोगरी में, पंजाबी में उसको गंडा बोलते हैं, हिंदी में उसको प्याज बोलते हैं, इंग्लिश में उसको अनियन बोलते हैं, बोटेनिकल नेम उसका एलियम सिप्पा है, कई जगह उसको एरियोली बोलते हैं, कहीं उसको कंडा बोलते हैं। सो कहने का मतलब चीज एक, इतने सारे नाम हमें कंफ्यूज करते हैं। तो उस कंफ्यूजन से दूर करने के लिए जो इंटरनेशनल हमारी बॉडीज होती हैं, जब भी वो कोई चीज बनाते हैं तो उसका एक ही नाम रखते हैं। अब न्यूट्रिएंट जो है पूरी दुनिया में उसका मीनिंग एक ही है। तो न्यूट्रिएंट का मीनिंग हमेशा क्या होता है? एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड अस एनर्जी। कोई भी ऐसी चीज
जिसको खाने से हमें एनर्जी मिलती है, हम उसको न्यूट्रिएंट का नाम देते हैं। फिर से सुनो, एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट। अब सोचो कौन कौन सी चीज हम खाते हैं जिसे एनर्जी मिलती है। जैसे आप चपाती खाते हो, आप पोटैटो खाते हो, आप कोई पल्सेस खाते हो, व्हीट खा रहे हो, तो इन सब चीजों के लिए इनके अंदर एनर्जी है, तभी तो हम इसको खा रहे हैं। तो इन सभी चीजों को हम न्यूट्रिएंट का नाम देते हैं। आजकल जितनी भी पैकेजेस आती है उनके ऊपर लिखा होता है न्यूट्रिएंट। सो न्यूट्रिएंट मीनिंग कि वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई जो न्यूट्रिएंट है उसका मीनिंग ही क्या होता है, एनर्जी। सो न्यूट्रिएंट का मतलब हो गया एनर्जी। सो एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड अस एनर्जी इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट। फिर आगे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप तो कर नहीं पाओगे क्वेश्चन, मैं ही आपकी तरफ से क्वेश्चन कर रहा हूं कि हम अगर बोलते हैं कि न्यूट्रिएंट का मतलब एनर्जी है, हमें चपाती से एनर्जी मिलती है, क्या न्यूट्रिएंट हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक जैसे होंगे? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, सोचो आप। क्या हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिएंट एक जैसे होंगे? क्योंकि मैंने बोल दिया न्यूट्रिएंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब सपोज करो मैं प्लांट की बात करता हूं, प्लांट्स, तो क्या जो प्लांट्स हैं उनके न्यूट्रिएंट और एनिमल के न्यूट्रिएंट सेम होंगे? नहीं, क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है कहां से? हमें एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, एटसेट्रा से। ठीक है, वो हमारे लिए न्यूट्रिएंट हो गए। लेकिन जो प्लांट होता है उसकी बॉडी जो ग्रो करती है, उसकी बॉडी की जो डेवलपमेंट होती है, उसकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है, वो किसके कारण होता है? वो होता है उसके अपने न्यूट्रिएंट से। और प्लांट के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे कहां से मिलता है? दैट इज हम बोलते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, है ना, पोटेशियम, ये सब चीजें जो है इनको प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स। इट मींस प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स क्या हैं जो हम उनको फर्टिलाइजर्स देते हैं। जो भी हम उनको फर्टिलाइजर देते हैं जो सॉइल से मिलते हैं वो उनके लिए न्यूट्रिएंट होंगे। सो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके लिए न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन अलग होगी। यहां तक क्लियर हो गया कि न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर द substances or any substance that provide us energy, उनके अंदर एनर्जी है। अब बात आती है तो अब हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मींस ऑर्गेनिज्म किस तरह से खाना बनाते हैं या वो लेते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो हमारे पास अगर हम बोलें लार्जली क्लासिफिकेशन जो है वो ये है कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वी क्लासिफाई द मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टू टाइप्स। First is the autotrophic mode of nutrition and second is the heterotrophic mode of nutrition. So किस बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है? उसका बेस ये है कि दुनिया के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं। So there are some organisms that prepare their own food, that manufacture their own food. कैसे करेंगे वो हम आगे डिटेल में करेंगे, पहले हम सिंपल वर्ड को समझते हैं। तो ऑटो का मीनिंग ये होता है दैट इज सेल्फ, ट्रॉफिक हो गया दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो किस तरह से वो एनर्जी अपनी खुद तैयार करते हैं, ऐसे मैकेनिज्म बोलते हो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते और उनको किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। ऐसे केस में हम उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स, और जिस मैकेनिज्म से वो न्यूट्रिशन ले रहा है उस मैकेनिज्म को बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे भी दो वर्ड्स आएंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉप्स, जहाँ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। तो एक में आएगा ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और एक आएगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपना खाना खुद तैयार करेंगे और किस मैकेनिज्म से करेंगे, उस मैकेनिज्म का नाम, उस प्रोसेस का नाम होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Isn't it? So अब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है। सो इट इज ए प्रोसेस, अगर हम ऑटोट्रॉपिक की बात करें, सो इट इज ए प्रोसेस by which organisms manufacture
देयर own फूड। ये मैंने एक सिंपल डेफिनेशन लिखी है, क्योंकि आगे मैं थोड़ा अगर चेंज करूंगा तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। क्यों मैंने ऐसे बोला? इट इज ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म, तो मैं यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिज्म लिखा, मैंने यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे प्लांट्स नहीं लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने ऑर्गेनिजम्स लिखे। कारण क्या है? क्योंकि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन करते तो खाली प्लांट्स लिख देते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने एक सिंपल डेफिनेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार करेगा, उस मैकेनिज्म को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिखा। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ऑर्गेनिज्म ही क्यों लिखा? क्योंकि प्लांट ही है जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपल लिखा। सो और autotrophic nutrition is a process by which organisms manufacture their own food. That process is called autotrophic nutrition. लेकिन ऑटोट्रॉफिक मोड को भी मैंने आगे डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। इसको मैंने फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? एक हो गया हमारे पास, दैट इज फोटोसिंथेसिस। और एक मैंने कर दिया कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। अब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा मैंने क्यों यहाँ पे ऐसा लिखा था। अब बात आएगी यहाँ पे, थोड़ा जो डेफिनेशन पढ़ते हो वो सारी यहाँ पे आएंगी। तो अब हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है और कीमोसिंथेसिस क्या है, क्यों इन दोनों कैटेगरी को मैंने ऑटोट्रॉपिक में रखा, हीटोट्रॉपिक में नहीं रखा। ओके, तो अब मैं फोटोसिंथेसिस जो मैंने अभी बताया था, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे इसकी डायग्राम। तो इस डायग्राम से आपको पूरा क्लियर कट हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस है क्या। तो फोटो का मीनिंग क्या होता है? फोटो का मीनिंग होता है दैट इज लाइट, और सिंथेसिस का मीनिंग होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। सो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो बन जाता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, और कुछ बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होंगे, वो अपना खाना खुद तैयार करेंगे। किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और वाटर की मदद से। तो ये सब चीजें एज ए रॉ मटेरियल काम करती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फिर से सुनो, फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस by which green plants and some bacteria that possess chlorophyll molecules, वो बैक्टीरिया, वो कीटाणु जिनके पास क्लोरोफिल होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से अपना खाना तैयार करेंगे और खाना बनेगा। वो क्या होगा? दैट इज C6H12O6। यहां तक आया समझ? तो यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हमारे पास सनलाइट आ रही है। वो सनलाइट क्या कर रही है? प्लांट पे पड़ रही है, और वो प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? उस लीफ के अंदर जो है वो ट्रैप करेंगे सोलर एनर्जी को, और सोलर एनर्जी जब उनके अंदर जाएगी वो वैसा ही काम करेगी जैसे हमारे घर में सिलेंडर होते हैं। सिलेंडर के अंदर गैस होती है, इस तरह से इसके अंदर एनर्जी होगी, और वो उस एनर्जी की मदद से जो वाटर आएगा, देख रहे हो आप रूट से आ रहा है, तो जो रूट से वाटर आ रहा है जाइलम के थ्रू लीफ में पहुंच रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है थ्रू स्टोमेटा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टोमेटा जो एक छोटा सा सुराख होता है, पोर होता है लीफ के अंदर, वो वहां से आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे से आएगी दैट इज क्या बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। ये दोनों पहुंचते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब बात आती है क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेलिज है जहां पे ये सारे का सारा मैकेनिज्म होगा। यहाँ पे सारा खाना बनेगा जैसे हमारे किचन के अंदर बनता है, तो वहां पे क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी, और वो क्या करेगी? सनलाइट को ट्रैप करके इन दोनों को आपस में मिलाएगी। किसको? वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को, और इनसे खाने को तैयार करवाएगी। समझ आ रही है? तो इट मीन्स क्लोरोफिल जो हम बार बार बोलते हैं उसका काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, क्योंकि बिना एनर्जी के कोई भी रिएक्शन पॉसिबल हो ही नहीं सकती। आप एक चाय के लिए चाय पत्ती, चीनी, पानी गैस पे रख दो, और नीचे अगर आप गैस को चलाओगे नहीं तो कभी भी चाय नहीं बनेगी। सेम यहाँ पे पानी अगर पहुंच जाता है,
कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, लेकिन एनर्जी अगर नहीं है रिएक्शन करवाने के लिए तो कोई भी खाना नहीं बनेगा। वो काम कौन करेगा? क्लोरोफिल। आप देख रहे हो। तो अल्टीमेटली जब ये खाना बनता है उसको ग्लूकोज का नाम दे सकते हो, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन भी निकलती है। और जब यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी वो ऑक्सीजन हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, ताकि हम खाना तोड़ सके, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जो यही प्लांट वापस एब्जॉर्ब करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। सो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जैसे मैंने आपको फोटोसिंथेसिस समझाया, अब हम उसकी थोड़ी सी रिएक्शन देख लेते हैं। बढ़िया पेपर में आता है, तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी क्या है। तो अब हम बात करेंगे इसी रिएक्शन की, इसमें जो रिएक्शन हो रही है वहीं से पूरी डेफिनेशन भी आपकी बनेगी। तो क्या है इसकी रिएक्शन? तो सबसे पहले हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए ग्रीन प्लांट्स को चाहिए क्या? तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, फिर क्या चाहिए? इसको चाहिए वाटर, जो इसका रॉ मटेरियल है, जिसके बिना ये फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। सो सेकंड इज वाटर। अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड आएगा कहाँ से? सो कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है वो आता है एटमॉस्फेयर। सो द प्लांट गेट carbon dioxide from the atmosphere, from air, whereas it get water from the soil। और आता कहां से? रूट के थ्रू। और लेके कौन आता है? जाइलम। तो जाइलम लेके आएगा रूट के थ्रू, सॉइल से आएगी और यही पहुंचेगा कहां पे? लीफ के अंदर। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो पहुंच गए, कहां पहुंची ये? लीफ के अंदर। तो लीफ में क्या होता है? वहां पे क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करेगा? ये लाइट को ट्रैप करता है, मतलब अपने अंदर लाइट जो फोटोन की फॉर्म में आती है, सनलाइट, उसको अब्सॉर्ब करके रखता है। और इन दोनों को रिएक्शन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कौन प्रोवाइड करेगा? ये क्लोरोफिल। और ये बनेगा C6H12O6। ये आपका खाना बन गया, फूड जिसको बोलते हो। और जब ये बना तो ऑक्सीजन भी रिलीज हुई, ये बना, ऑक्सीजन रिलीज हुई। अब यहाँ पे दो तीन चीजों को अपने ध्यान से समझना, जो आपको 10th में नहीं बताई जाती हैं, वो मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन, हम फोटोसिंथेसिस को एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजेनिक प्रोसेस। ये वो बच्चे जो आगे ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं वो देख लेना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीजेनिक। व्हाई? बिकॉज इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन रिलीज्ड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसलिए हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बोलते हैं ऑक्सीजेनिक प्रोसेस। सेकंड डेफिनेशन इसकी होती है, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। कोई पूछे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? अब ये तीन वर्ड लिख दो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू carbon dioxide reduced to carbohydrate and water oxidized to oxygen। फिर से देख लो, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है कार्बोहाइड्रेट को और वाटर बनाता है ऑक्सीजन को, इसलिए ये हो रही है रिडक्शन, ये हो रही है ऑक्सीडेशन। इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, दो प्रोसेस। तीसरा कंसेप्ट ये है कि ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में मिक्स हो गया बन गया, ये जो बचा वो ये है। ऐसा नहीं है। ये जो स्टेप होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ये और ये बनता है ये, इसमें ये वाला जो प्रोसेस है वाटर से बन रही है ऑक्सीजन, ये प्रोसेस होता है लाइट रिएक्शन। ये मैं आगे भी पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, लेकिन अभी क्लियर कर रहा हूं। तो इस प्रोसेस को बोलते हो लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन में होगा। और ये जो प्रोसेस होता है ये कहां पे होगा? ये होगा डार्क रिएक्शन के दौरान। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे, डरना नहीं है, मैं आगे इसको क्लियर करूंगा। क्या है लाइट रिएक्शन, क्या है डार्क रिएक्शन, वो दो स्टेप है आपके फोटोसिंथेसिस के। तो इट मींस तीसरा क्वेश्चन आ गया, आपकी ऑक्सीजन जो निकलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कहां से आती है? तो वो आप ज्यादातर गलती करते हो, ऑक्सीजन लिखते हो O2 आप बोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड से, बिल्कुल गलत है, वो आती है वाटर से। सो ऑक्सीजन कहां से आती है? वो आती है वाटर से। ओके। और चौथी चीज जो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाता है कार्बोहाइड्रेट, वो कौन सी होती है? दैट इज, ये होता है आपका डार्क रिएक्शन के दौरान। और जो वाटर बनाता है ऑक्सीजन, वो होता है आपका लाइट रिएक्शन के दौरान।
सो ये छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं, जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लेने हैं उन बच्चों को ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन सब जगह होती है। इट इज ए प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, by using water in the presence of chlorophyll molecules and they form carbohydrate and oxygen. This is the basic definition. Okay, उसके अलावा हमारे पास नई definitions है। It is also called oxygenic process. It is also called oxidation reduction process. In this process, oxygen comes from water. During this process, carbon dioxide give rise to carbohydrate in it reduced to carbohydrate. ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा चीजें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। तो अब हम बात करेंगे कीमोसिंथेसिस की। तो मैंने पहले क्या पढ़ाया, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ कि लाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स, मैंने ग्रीन क्यों बोला, प्लांट क्यों नहीं बोला, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्रीन नहीं हैं, उनके पास लीफ नहीं होते, वो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। ओके, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैंने बोला फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स करेंगे और कुछ बैक्टीरिया करेंगे जिनके पास क्लोरोफिल होगा। कौन सा क्लोरोफिल होगा, उनके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा। जैसे बैक्टीरिया हैं, उनका बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है जिसकी मदद से वो सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सनलाइट की मदद से खाना बनाएंगे हम उनको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन कुछ दुनिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं, जैसे मैंने बोला आयरन बैक्टीरिया, मैंने बोला सल्फर बैक्टीरिया, दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी, नाइदर द सन एनर्जी, लाइट एनर्जी और फोटॉन्स। वो सनलाइट नहीं लेते क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए क्लोरोफिल नहीं होने से वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो इसलिए इन बैक्टीरिया के पास भी कुछ खास होता है, और वो खास क्या है, इनके पास मान लो कि अगर ये सल्फर बैक्टीरिया है तो इसके पास केमिकल होगा सल्फर, ये सल्फर आ गया। तो आपको पता होगा कि जब भी कोई चीज टूटती है, जब भी कोई चीज ब्रेक डाउन होती है तो उसके टूटने से क्या निकलता है, एनर्जी निकलती है। तो जब किसी चीज के टूटने से एनर्जी निकलती है तो यही कंसेप्ट ये बैक्टीरिया यूज करते हैं एनर्जी को तैयार करने के लिए। तो ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी रिएक्शन, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, H2S ये लेते हैं जिस मीडियम में होते हैं, जिस नाले में होंगे, गंदे नाले में होंगे, वहां पे सल्फर वगैरह होता है, तो ये उस मीडियम से ये हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेंगे, एटमॉस्फेयर से ले लेंगे। लेकिन अब इन दोनों को रिएक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से है, सनलाइट तो ऑब्जॉर्ब कर नहीं सकते। तो ये क्या करेंगे, अपना ये जो सल्फर है इस सल्फर को तोड़ेंगे, और मैंने अभी बोला तोड़ने से एनर्जी निकलती है, इसमें से एनर्जी निकलेगी। अब बताओ वो एनर्जी सोलर एनर्जी है या केमिकल एनर्जी? जी हाँ, वो कौन सी, केमिकल एनर्जी। तो ये रही केमिकल एनर्जी, तो आ गई केमिकल एनर्जी। तो इस सल्फर केमिकल एनर्जी की मदद से इनकी रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन में बनेगा C6H12O6 एंड दे रिलीज सल्फर। अब मैं आपसे पूछूंगा इसने सल्फर क्यों रिलीज किया, इसने ऑक्सीजन क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके पास वाटर नहीं था, प्लांट के पास वाटर था, इसलिए यहाँ से ऑक्सीजन निकली। लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या था, सल्फर, इसलिए इसने सल्फर को रिलीज किया। तो बड़ी बार आप क्या करते हो, किसी नाले के पास से गुजरते हो तो वहां पे आपको पंजेंट स्मेल आती है, नाक बंद कर लेते हो सकता है वो सल्फर की ही हो और वहां पे ये बैक्टीरिया हो जो ऐसी गैस रिलीज कर रहे हो। यहाँ तक आया समझ? तो अब यहाँ पे देखोगे हमने इस प्रोसेस को बोला था ऑक्सीजेनिक। तो कीमोसिंथेसिस को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एनऑक्सीजेनिक प्रोसेस। तो मतलब वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहा है। यहां तक आया क्लियर? तो फिर से देख लो, कीमोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच सम बैक्टीरिया लाइक iron bacteria and sulfur bacteria manufacture their own food. They manufacture their own food by using carbon dioxide, hydrogen sulfide, by using chemical energy and they form water. यहाँ पे वाटर ये प्लांट ले रहे थे, यहाँ पे बैक्टीरिया वाटर खुद तैयार कर रहे हैं प्रोसेस से, एंड इन दिस प्रोसेस सल्फर इज रिलीज्ड, और यहाँ पे सल्फर रिलीज्ड होगी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कीमोसिंथेसिस। तो मुझे लगता है कि आपको दोनों बात समझ आ गया होगा, कीमोसिंथेसिस क्या है और फोटोसिंथेसिस क्या है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आगे हमारे पास जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, क्योंकि वो बड़ी लंबी हो जाएगी, डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम होगी, तो मैं कोशिश करूंगा अगली जो वीडियो होगी उसमें हेटेरोट्रॉपिक पूरा क्लियर कर दें।
तो बात करेंगे आगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो कोशिश करो अगर आपको समझ आ रहा है इसको आगे सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि बच्चों को और जरूरतमंद बच्चों को ये पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।